नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं दोस्तों। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, 2006 से पुराने पेंशनर को लेकर के जो जानकारियां सैनिक पाठशाला की तरफ से मिलती हैं वो आपको कितना ज्यादा काम आती है उसके बारे में आगे बताऊंगा। क्योंकि आपके साथ अगर कोई अन्याय हो तो आपको सैनिक पाठशाला की जानकारी ही काम आएगी। जी हां, आगे उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, ओआरओपी का आधा अधूरा एरियर दे करके पेंशनर को टरका दिया गया था, लेकिन सैनिक पाठशाला से जुड़ने के बाद पेंशनर ने कुछ ऐसी कार्रवाई की कि उनको अब बचा हुआ एरियर वो भी 50,000 से ऊपर मिलने जा रहा है दोस्तों। जी हां, इसके बारे में भी जानेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ अब भारत सरकार के ऊपर भड़कते हुए माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने 50,000 का जुर्माना लगा दिया है डिफेंस पेंशनर से जुड़े हुए एक केस के ऊपर। इसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ 8वें पे कमीशन की अब अगली मीटिंग दिसंबर में होने जा रही है, इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो इन्हीं विषयों को लेकर के आगे बढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, हर एक जानकारी को हासिल करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने पेंशन संबंधी सरकार की याचिका खारिज करते हुए रक्षा मंत्रालय पर 50,000 का जुर्माना लगाया। जी हां दोस्तों, अमूमन आपने देखा होगा कि जिन भी पेंशनर को डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांट नहीं किया जाता है वो माननीय कोर्ट के पास चले जाते हैं। तो ऐसा ही एक मुद्दा था, माननीय कोर्ट के पास पेंशनर चले गए। एएफटी ने फैसला सुना दिया पेंशनर के पक्ष में, लेकिन उस फैसले के खिलाफ जब भारत सरकार ने, जब रक्षा मंत्रालय ने और नेवी के पेंशनर थे, नेवी ने मिल करके जब माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में अपील डाली तो उस अपील को ना सिर्फ माननीय कोर्ट ने खारिज कर दिया, बल्कि माननीय कोर्ट ने यह कहा है कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर के क्लियर गाइडलाइन दिए हैं तो आप पेंशनर को इस तरीके से परेशान करते हुए क्यों दिल्ली हाई कोर्ट तक खींच के लेके आ गए। और साथ ही साथ जो रिपोर्ट्स आप देख पा रहे हैं, साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि आपको पेंशन तो देना ही देना है, उनको डिसेबिलिटी पेंशन तो देना ही देना है, साथ में 50,000 रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया माननीय कोर्ट ने। तो कहीं ना कहीं सरकार को यह अपीलबाजी से बाज आना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जब फाइनल आदेश है कि डिसेबिलिटी पेंशन दिया जाए पेंशनर्स को, और उसी आदेश के बेस पर जब एएफटीज का फैसला आता है तो उस फैसले को चुनौती देने की जो भारत सरकार की तरफ से कार्रवाई की जाती है, उन कार्रवाइयों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए माननीय कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। तो आगे से गुजारिश है हमारी कि रक्षा मंत्रालय माननीय रक्षा कोर्टों की ओर रुख ना करते हुए जो भी पेंशनर्स को एएफटी से आदेश दिया जाता है उसके बेस पर उनका हक, उनका डिसेबिलिटी पेंशन देगी। जी हां दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। एचसीपीसी को लेकर के अब भारत सरकार से अगली बैठक दिसंबर में होगी। जी हां दोस्तों, जेसीएम यानी कि जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी जो संस्थाओं की सबसे बड़ी संस्था है जो भारत सरकार के साथ बातचीत करती है। जी हां दोस्तों, पिछले दिनों आपने यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में भी सुना होगा जो भारत सरकार ने सिविल के पेंशनर्स के लिए डिक्लेयर किया है। 2004 के बाद के जो भर्ती हैं जिनको एनपीएस दिया जाता है उनके लिए जो यूपीएस लागू किया गया है, इसको लेकर भी भारत सरकार के साथ जो बातचीत की गई थी वो बातचीत की गई थी जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी द्वारा। तो जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की नवंबर के महीने में भारत सरकार के साथ 8वें पे कमीशन को लेकर के बातचीत होनी थी। जो रिपोर्ट्स आप देख पा रहे हैं वो बातचीत नवंबर के महीने में नहीं हुई दोस्तों, और वो बातचीत अब दिसंबर के महीने में होने जा रही है। और इसका कारण ये है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के जो सेक्रेटरी हैं उनका तबादला हो गया था, जिस वजह से इस बातचीत में थोड़ा सा डिले हुआ है और अभी ये बातचीत दिसंबर के महीने में होगी दोस्तों। तो 8वें पे कमीशन को लेकर के दिसंबर के महीने में कुछ बड़ी खबर निकल के आ सकती है और हम आस करते हैं कि भारत सरकार 8वें पे कमीशन को लेकर के कुछ ना कुछ डिसीजन जरूर लेगी, क्योंकि अब 8वें पे कमीशन को लागू होने में ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। तो वेट करते हैं हम जेसीएम की भारत सरकार के साथ मुलाकात होने तक के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। वाह, ओआरओपी का आधा एरियर मिला, अब मिलेगा स्पर्श से 51,524 का एरियर। बैंक ने मानी गलती। जी हां दोस्तों, बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको ओआरओपी का पूरा एरियर नहीं मिला है
और खास करके ये जो पेंशनर्स हैं ये फैमिली पेंशनर्स हैं। मैं किन फैमिली पेंशनर्स की बात कर रहा हूं आगे मैं समझाऊंगा। सबसे पहले पेंशनर ने एक छोटा सा वॉइस मैसेज मुझे भेजा, वो पहले सुनिए, उसके बाद आपको दस्तावेज भी दिखाऊंगा, उसको सुन लीजिए। नमस्कार सर जी, आपके पे नीचे हमने एक ग्रीवेंस डाला था, उसमें आपने बताया था कि ये एरियर आपको कम मिला है। उसके बारे में हमें ये मेल आज हमारे को मिली है। इसमें हमें थोड़ा डिटेल में बताइए कि इसमें हमें क्या करना होगा। तो आप सबने सुना दोस्तों, सैनिक पाठशाला की दी गई जानकारी की वजह से पेंशनर कितना जागरूक हो रहे हैं। अब इन पेंशनर को जिनकी मैं बात कर रहा हूं उनको अब बहुत जल्दी 51,524 रुपए मिल जाएंगे, और वो भी केवल जानकारी की वजह से, सही और सटीक जानकारी की वजह से। अब ये जो सामने आप एसबीआई का नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट देख पा रहे दोस्तों, ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट 19 नवंबर 2024 का जो स्पर्श को भेजा गया है, जी हाँ, एसबीआई की तरफ से स्पर्श को भेजा गया है। और इस नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट में आप देखेंगे तो क्या चीजें लिखी गई है, ये देखिए। इट इज सर्टिफाइड दैट श्रीमती गंगा देवी इज ड्रॉइंग हर पेंशन through SBI account number so and so, and she was not paid LTA arrear of her deceased husband of OROP2 as per PCTA circular 666 rupees 51,524 with effect from July 2019 to copy of due drawn statement is attached herewith for your reference। यानी कि अभी स्पर्श को CPPC SBI ने ये लेटर भेज दिया, ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट भेज दिया कि उन्होंने जुलाई 2019 से मई 2021 तक, 10 मई 2021 तक का एरियर का भुगतान नहीं किया OROP2 का, जिस वजह से स्पर्श में माइग्रेशन उनका बीच में हो गया। तो अब ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट भेजा गया है। आगे मैं समझाऊंगा कि ये किस तरीके के फैमिली पेंशनर थे जिनका ये सर्टिफिकेट जो है CPPC को भेजना पड़ा। ये देखिए, और एक साथ में एक लेटर पेंशनर को भी एड्रेस किया गया 20 नवंबर 2024 का, जिसमें SBI ने पेंशनर को ये जानकारी दी है। देखिए कि आपका इस पीरियड का जो पीरियड है जुलाई 2019 से लेकर 10 मई 2021 तक का, इस पीरियड का हमने नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट बना करके स्पर्श को भेज दिया है, जिसके बारे में आपको हमने मोबाइल के जरिए जानकारी भी दे दी है। तो ये लेटर भी पेंशनर को SBI की तरफ से दी गई है दोस्तों। और दोस्तों अभी मैं आपको समझाता हूं कि कौन से ऐसे फैमिली पेंशनर हैं जिनको OROP2 का आधा एरियर मिला है। जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को OROP2 का आधा एरियर मिला है। आपको पता है कि जुलाई 2019 से हमें OROP2 का एरियर लागू था, जुलाई 2019 से, 1 जुलाई 2019 से। लेकिन जिन फैमिली पेंशनर्स का फैमिली पेंशन जुलाई 2019 के बाद एरियर मिलने से पहले शुरू हुआ है, यानी कि पेंशनर की मृत्यु जुलाई 2019 के बाद हुई है और एरियर मिलने से पहले हुई है, तो उस बीच के पेंशनर्स के साथ क्या हुआ है, जब OROP का एरियर दिया गया वो उनको केवल फैमिली पेंशन के दौरान का दिया गया, यानी कि जुलाई 2019 से लेकर जो मृत्यु का समय है, जो डेथ का डेट है, उस डेट तक का जो है एरियर पेंशनर को नहीं दिया गया। ये बहुत सारे पेंशनर्स को पता नहीं है, फैमिली पेंशनर्स को, कि जो जुलाई 2019 से लेके पेंशनर, ओरिजिनल पेंशनर का डेथ होने तक के बीच का जो एरियर है वो भी उनको लागू है। लेकिन ज्यादातर पेंशनर्स के केस में जिनका भी जो है डेथ इस पीरियड में हुआ था, उनको केवल फैमिली पेंशन शुरू होने से डेट से लेकर के आगे का एरियर दिया गया है। तो आप भी अगर इसी कैटेगरी के फैमिली पेंशनर हैं या फैमिली पेंशनर के बच्चे हैं, रिलेटिव हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप भी चेक जरूर करें कि आपको OROP2 का एरियर सही मिला या गलत मिला। और अगर गलत मिला है तो आपको कार्रवाई करना जरूरी है। जिस तरीके से इन पेंशनर ने कार्रवाई किया तो उनको मिल रहा है अभी 51,524 रुपए, केवल जानकारी की वजह से दोस्तों, और सैनिक पाठशाला की दी गई जानकारी की वजह से। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। प्री 2006 के साथ हो रहे अन्याय पर अब रोक, पेंशनर्स को कोई भी नहीं रोक पाएगा अब उनका हक लेने से। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर्स को कोई नहीं रोक पाएगा उनका हक लेने से, क्योंकि अब पेंशनर्स जागरूक हो चुके हैं। 2006 से पहले के कुछ पेंशनर्स को ACP लागू है, तो ACP से जुड़ा हुआ ये ऐसा एक मुद्दा है। चलिए पहले डॉक्यूमेंट देखते हैं। अब दोस्तों ये जो लेटर है रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर को भेजा है, और इस लेटर में रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर को एक नकारात्मक जवाब दिया है कि आपको ACP लागू नहीं है। लेकिन देखिए दोस्तों, इस लेटर का अगर कंटेंट आप समझेंगे तो हो सकता है किसी दिन आपको भी इसकी जरूरत पड़ जाए। देखिए सबसे पहले तो उनका CP ग्राम्स का ग्रीवेंस का यहाँ रेफरेंस दिया गया है, और 2 नंबर पैराग्राफ में जो बोला गया है आप देखिए, ये जो ग्रीवेंस था दोस्तों ये फैमिली पेंशनर द्वारा डाला गया था,
और यहाँ पर उन्हीं के संदर्भ में ये कहा गया, रिकॉर्ड ऑफिस ने ये कहा है कि ऑन स्क्रूटिनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स इट इज फाउंड दैट योर हस्बैंड वाज एनरोल्ड इन द आर्मी ऑन 20 अगस्त 1981 एंड डिस्चार्ज फ्रॉम द सर्विस ऑन 31 अगस्त 2003 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 22 इयर्स 3 डेज ऑफ सर्विस। यहाँ माना जा रहा है कि जो पेंशनर थे उन्होंने 22 साल 3 दिन की सर्विस करके वो रिटायर हुए थे। उसके आगे ये बताया गया है, यहाँ पर एक आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर का रेफरेंस देके ये बताया गया है, ग्रांट ऑफ एसीपी स्कीम वाज एप्लीकेबल ऑन कंप्लीशन ऑफ 10 इयर्स फॉर नायक ग्रेड, 20 years for हवलदार ग्रेड एंड 30 years for नायब सूबेदार ग्रेड with effect from 7 अगस्त 2003। यहाँ पर इस सेंटेंस में क्लियर बोला गया है कि एसीपी का जो ग्रांट होता था वो होता था 10 साल सर्विस पूरा होने पर नायक ग्रेड का, 20 साल पूरा होने पर हवलदार ग्रेड का और 30 साल पूरा होने पर नायब सूबेदार ग्रेड का। यह सेंटेंस क्लियर बोलता है। उसके बाद वाले सेंटेंस में देखिए क्या कहा गया है, सिंस एसीपी पॉलिसी वाज केम इन इफेक्ट फ्रॉम 7 अगस्त 2003 and your husband was promoted to the rank of LD यानी कि लांस दफादार on 7 जून 1995। ये लांस दफादार दोस्तों ये नायक के बराबर ही मान लीजिए आप, नायक के बराबर होता है लांस हवलदार मतलब। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि 7 जून 1995 को आपके हस्बैंड LD रैंक में प्रमोट हुए एंड वाज डिस्चार्ज ऑन 31 अगस्त 2003 और 31 अगस्त 2003 को रिटायर हो गए। That is before completion of 10 years of service in the same rank। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि आपके हस्बैंड को LD रैंक में 10 साल पूरा ना होने की वजह से hence your husband is not entitled for second grade of ACP दफादार। यानी कि दोस्तों क्लियर यहाँ पर पहले तो ये रूलिंग बताया गया कि 10 साल में नायक का, 20 साल में हवलदार का और 30 साल में नायब सूबेदार का, ठीक है। उसके बाद वाले सेंटेंस में ये बोलते हैं कि आपका लांस दफादार वाला जो ये रैंक है, इस रैंक में 10 साल ना होने की वजह से उनको सेकंड एसीपी लागू नहीं है, जबकि ये बिल्कुल गलत जवाब है। और दोस्तों यहाँ पर जो है उनका सर्विस आपने देखा 22 साल हो रखा है, तो 22 साल सर्विस में उनको दफादार यानी कि हवलदार का एसीपी बिल्कुल लागू है। यहाँ पर कोई भी एक रैंक में 10 साल वाला कंडीशन यहाँ लागू नहीं है। और दोस्तों मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का भी आगे लेटर दिखाऊंगा जिससे आपको ये बात क्लियर होगी कि किस तरीके से आपको भी चौकन्ना रहना है और इस तरीके से अगर गलत जवाब आए तो आपको भी भारत सरकार का लेटर को लगा करके दोबारा से ग्रीवेंस डालना पड़ेगा। अब चलिए भारत सरकार का लेटर मैं आपको दिखाता हूं। अब ये देखिए दोस्तों, रक्षा मंत्रालय का ये लेटर है। ये लेटर सीधे मुझे एड्रेस किया गया था। जब मैंने आरटीआई डाला था कि मुझे एसीपी वाला रूलिंग लेटर भेजिए, तो मुझे एसीपी जो लागू किया गया था भारत सरकार द्वारा उसका लेटर इस लेटर के तहत आरटीआई के जवाब के तौर पर भेजा गया था। अब चलिए वो लेटर देखते हैं। ये देखिए, ये रक्षा मंत्रालय का वही लेटर है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। 7 अगस्त 2003 का ये लेटर था। इसी वजह से 7 अगस्त 2003 से एसीपी लागू है। यहाँ पर देखिए, ये तीनों सेनाओं के प्रमुखों को भेजा गया है। एसीपी का लेटर है, ये देखिए। और एसीपी का लेटर में आपको मैं जो मूल बात है, जो आज का वीडियो का मूल जो विषय है, उसके ऊपर लेके चलता हूँ। ये 3 नंबर पैराग्राफ, यहाँ पर 3 नंबर पैराग्राफ में क्लियर लिखा हुआ है, द सेकंड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन ऑफ एसीपी स्कीम विल कम इनटू इफेक्ट टू द स्केल ऑफ हवलदार एंड इक्विवेलेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ 20 इयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। इसमें कहीं भी इस लाइन के तहत कहीं भी इनको, जिन पेंशनर का मैंने अभी थोड़ी देर पहले रिकॉर्ड का लेटर आपको दिखाया, उनको दफादार यानी कि हवलदार का जो एसीपी देने में कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर बोलता है भारत सरकार का लेटर कि अगर 20 साल सर्विस पूरा हो जाए उनका क्वालिफाइंग सर्विस, तो उनको हवलदार का यानी कि दफादार का जो है अपग्रेडेशन एसीपी का दिया जा सकता है। और भारत सरकार का लेटर है ये दोस्तों। तो बाद में पता नहीं कौन सा दूसरा लेटर का रेफरेंस दे करके रिकॉर्ड ऑफिस ने उनको गोलमोल जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन पेंशनर जब तक सैनिक पाठशाला के संपर्क में, सैनिक पाठशाला के साथ में है, उनको गलत जानकारी या गलत इंफॉर्मेशन की वजह से घाटा नहीं हो सकता। रक्षा मंत्रालय का लेटर क्लियर बोलता है कि 20 साल सर्विस है तो उनको हवलदार का पेंशन लागू है, ना उसमें कोई नायक में 10 साल सर्विस वाला कंडीशन है, कुछ भी नहीं है। हाँ, वो कंडीशन एमएससीपी में है कि 8 साल सर्विस अगर एक ही रैंक में करेंगे तो अगले रैंक का मिलेगा, लेकिन एमएससीपी में भी 8 साल, 16 साल, 24 साल लेंथ ऑफ सर्विस में वाला भी कंडीशन है। इसके अलावा भी अगर 8 साल एक ही रैंक में करते हैं तब उनको अगले रैंक का मिलता है, लेकिन एसीपी में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो एसीपी उन पेंशनर को जरूर मिलेगा जो 7 अगस्त 2003 से 31 दिसंबर 2005 के बीच में रिटायर हुए हैं और एसीपी के क्राइटेरिया को वो मीट करते हैं। तो आप भी हो सकता है उनमें से बीच के पेंशनर हैं। तो आपने भी अगर अभी तक ग्रीवेंस नहीं डाला है तो आप भी जरूर डालिएगा दोस्तों। आपका हक का पैसा है, आपका हक का अपग्रेडेशन है, आपको जरूर मिलना चाहिए।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।